थैंक यू। उसी अपना माइक वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए। या तो क्लास में रहिए, नहीं क्लास में रहिए तो फिर कैमरा ऑन करके रहिए, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को वहीं से जहां पे छोड़ा था हम लोगों ने, कि किसी पदार्थ को आवेशित करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली विधि घर्षण विधि। घर्षण विधि में दो वस्तुओं को एक दूसरे से रब करके, रगड़ करके और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कराया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेशित होता है। दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हम क्या करते थे, तो किसी एक आवेशित पदार्थ के नजदीक किसी अनावेशित पदार्थ को लाते थे और इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर धन आवेश की दिशा में आ जाते थे। विपरीत सतह जो है वो ऋणावेशित हो जाता था। अगर हमें इस अनावेशित पदार्थ को धनावेशित करना है तो ऋण आवेशित पदार्थ के सतह को हस्त करते थे, और अगर ऋण आवेशित करना है तो धनावेशित पदार्थ के सतह को मतलब उस पदार्थ के जिस सतह पर धन आवेश है उस सतह को अर्थ करते थे। मतलब किसी भी आवेश के कारण किसी अनावेशित पदार्थ को हम धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम लोगों ने देखा। साथ में ये भी देखा था कि अगर ये धन आवेशित पदार्थ ना हो, यहाँ पर ऋण आवेशित पदार्थ हो, तो ऋणावेशित पदार्थ के नजदीक भी हम किसी अनावेशित पदार्थ को रख करके ठीक उसी प्रकार से उसको आवेशित कर सकते हैं जैसे धनावेशित पदार्थ के नजदीक अनावेशित पदार्थ को रख करके और उसको आवेशित किया जाता है। तो किसी भी आवेशित पदार्थ के निकट किसी अनावेशित पदार्थ को रखकर उससे आवेशित करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रेरण विधि। और प्रेरण विधि के द्वारा जो पदार्थों पर आवेश उत्पन्न होता है उसको प्रेरण विद्युत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तीसरा तरीका क्या था, चालन विधि द्वारा। चालन किसे कहते हैं, तो भाई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल करके जाता है, जिसके कारण जो आवेशित होता है उसका आवेश कम होता है और जो अनावेशित होता है उस पर आवेश बढ़ जाता है। इसलिए अनावेशित पदार्थ भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक अनावेशित चार्ज बॉडी है। यहाँ पे Q बराबर कुछ भी है, मान लीजिए 5 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। यहाँ आवेश का मान 0 है क्योंकि ये अनावेशित। दोनों कंडक्टिंग मटेरियल के बने हैं, चालक पदार्थ के बने हैं। अब इन दोनों को अगर एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो आवेशित पदार्थ है उससे आवेश निकल करके अनावेशित पदार्थ तक जाता है, और इसके कारण ये पदार्थ जो अनावेशित था वो भी आवेशित हो जाता है। इसमें एक चीज हम लोगों ने देखा था कि आवेश यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है तो ये कब तक जाएगा। तो हमने बताया था कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहले पदार्थ का विभव V1 और दूसरे पदार्थ का विभव V2 कितना है। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो V1 से V2, V1 विभव वाले पदार्थ से आवेश निकल करके V2 विभवांतर के तरफ, विभव वाले के तरफ जाएगा। अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है, मतलब इसका विभव ज्यादा है इसका विभव कम है, तो यहाँ से आवेश निकल करके इधर आएगा। और यदि V1 इज इक्वल टू V2 है तो आवेश का स्थानांतरण न यहाँ से यहाँ होगा न यहाँ से यहाँ होगा। क्योंकि हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, आप लोगों को याद होगा कि दो पीथ बाल को जो अलग अलग आवेशों से आवेशित हैं, मान लीजिए किसी एक पीथ बाल के ऊपर आवेश 5 माइक्रो कूलम है, एक दूसरा पीथ बाल है इस पर आवेश -3 माइक्रो कूलम है, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला करके फिर हटा दिया जाए तो फिर इनके ऊपर कितना आवेश आएगा। तो सिंपली हमने तो देख लिया था, वो इसलिए इस तरह से देखा था क्योंकि हमने मान लिया था कि इन दोनों बॉल की साइज क्या है, बराबर है। साइज बराबर है, दोनों का पदार्थ का मटेरियल बराबर है, और साइज और मटेरियल बराबर होने के कारण अगर समान आवेश दोनों पर रहता है तो विभव दोनों के ऊपर समान है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हैं, हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था
कि हो सकता है कि इन दोनों पदार्थ का चालक पदार्थ तो है लेकिन इनका मटेरियल अलग अलग। खुशी की क्लास में ये चर्चा नहीं हो पाई थी, या चालन विधि भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, और अभिषेक की क्लास में भी जो ऑफलाइन क्लास थी उसमें ये चर्चा नहीं हुई थी। अचानक हमारे दिमाग में आया कि पढ़ना तो दो ही प्रकार है लेकिन तीसरा भी होता है, तो थोड़ी चर्चा उस पर होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर आते हैं। तो हो सकता है कि ये तांबे का हो और ये जिंक का हो। आकार दोनों का सेम है लेकिन मटेरियल दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होने के कारण हो सकता है कि समान आवेश होने के बाद भी विभव इसका कुछ और हो जाए, इसका कुछ और हो, या दोनों पदार्थों की प्रकृति समान हो या असमान हो, इनका आकार अगर एक का बड़ा हो जाए एक का छोटा हो जाए, तो आपको पता है कि आकार अगर बड़ा हो जाए तो विभव का मान कम हो जाता है, आकार छोटा हो जाए तो विभव का मान बढ़ जाता है, क्योंकि विभव V बराबर होता है Q/4πε0r। r क्या है? तो सेंटर से इसके परिधि के बीच की दूरी। अगर इस पोर्शन को हम कांस्टेंट मान करके चले तो हम लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर गोलाकार चालक है तो उस गोलाकार चालक की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उस पर विभव उतना कम होगा, और त्रिज्या जितनी छोटी होगी विभव उतना ज्यादा होगा। वही मैं बता रहा था कि किसी भी तरह से हो, अगर इसके पास आवेश ज्यादा है, इसके पास आवेश कम है, या इसके पास आवेश कम है, इसके पास आवेश ज्यादा है, उससे ये मतलब नहीं है, इसे तय नहीं किया जा सकता कि आवेश इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें जाएगा। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? तो दोनों के विभव को देखना पड़ेगा कि V1 कितना है और V2 कितना है। अगर V1 का मान V2 से ज्यादा है तो आवेश V1 वाले से V2 वाले की तरफ जाएगा, और आवेश अगर V2 का विभव अगर दूसरे का ज्यादा है, पहले का कम है, V2 का विभव ज्यादा है, V1 का विभव कम है, तो आवेश V2 से V1 आएगा। एक एग्जांपल हमने बताया था आपको, एक दो टैंक बनाए थे हमने पानी के, आपको अभिषेक याद होगा। मान लीजिए ये एक ड्रम है, एक ये दूसरा ड्रम है, ये थोड़ा चौड़ा है, ये पतला है। इसमें हमने डाल दिया 50 लीटर पानी, इसमें डाला 20 लीटर पानी। इसका 50 लीटर पानी चूंकि ये चौड़ा है इसलिए इसकी पेंदी से या पृथ्वी की सतह से 3 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, और दूसरा चूंकि पतला है इसलिए 20 लीटर ही पानी डाला, फिर भी ये पृथ्वी की सतह से या इसकी पेंदी से इसकी ऊंचाई हो गई 7 मीटर या 7 फीट। अब अगर दोनों की पेंदी पर एक नली लगा दें तो पानी किधर से किधर जाएगा? तो जहां हाइट ज्यादा होगी वहां से पानी उसमें आएगा जिसमें हाइट कम होगी। तो ऐसे पानी ज्यादा चौड़े वाले में है, इसमें पतले वाले में पानी का आयतन कम है, लेकिन फिर भी पानी जो है किसमें जाता है? तो जहां ज्यादा पानी का सतह होगा, पानी की मात्रा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पानी का ऊपर का सतह जिसमें ज्यादा होगा उसमें से पानी निकल करके कम ऊंचाई वाले सतह वाले कंटेनर में पहुंचेगा। उसी तरह से मान लीजिए एक ये कोई लोहे का सीट है, इसका क्षेत्रफल है 4 मीटर स्क्वायर, और इसी लोहे का बना इतना ही मोटा एक और सीट है जिसका क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, और इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर दिया। अब दोनों को अगर संपर्क में लेकर के आएंगे तो क्या होगा? चूंकि ये छोटा है, हालांकि टेम्परेचर दोनों का इक्वल है, लेकिन हमने इसके अंदर जितनी उष्मा ऊर्जा दी उसकी उतनी ही इसके अंदर भी उष्मा दी, लेकिन चूंकि इसका क्षेत्रफल कम है इसलिए ये ज्यादा टेम्परेचर उसमें उतनी उष्मा लेकर के प्रदर्शित करेगा, और इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए ये उतनी ही उष्मा ऊर्जा लेकर के कम ताप प्रदर्शित करेगा। और जब दोनों को संपर्क में लाएंगे तो हीट एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाएगी। मतलब उष्मा किसमें ज्यादा है इससे यह तय नहीं हो सकता कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा। टेम्परेचर किसका ज्यादा है इस पर डिपेंड करेगा
कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का आयतन किस में ज्यादा है, इससे ये तय नहीं होगा कि पानी किस कंटेनर से किस कंटेनर में जाएगा। इसके बजाय पानी का हाइट पेंजी से जिसमें ज्यादा होगा वो तय करेगा कि पानी जो है वो किस कंटेनर से किस कंटेनर में जाएगा। ठीक उसी तरह से दो अगर पीठ बाल है तो दोनों पीठ बाल में आवेश कितना कितना है ये इस बात को तय नहीं करेगा कि आवेश किससे किस में जाएगा, बल्कि ये तय करेगा विभव कि विभव ये तय करेगा कि किसका विभव ज्यादा है किसका विभव कम है। ये इस बात को तय करेगा कि आवेश किससे किस में जाएगा। ये हमेशा याद रखना है कि जिसमें विभव का मान ज्यादा होगा उसमें से आवेश निकल करके कम वाले के अंदर जाएगा जब दोनों को संपर्क में रखा जाए। तो अगर दोनों आवेशित पदार्थों को या एक आवेशित और एक अनावेशित पदार्थ को हमने एक चालक पदार्थ से चालक तार से जोड़ दिया तो इस चालक तार के माध्यम से Q आवेश जो है वो मूव करेगा और ये A है ये B है तो A से B की तरफ आवेश जाने लगेगा। अब चूंकि V बराबर Q/4πε0R होता है तो Q का मान जैसे जैसे कम होगा मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q ज्यादा होगा तो V ज्यादा होगा, Q कम होगा तो V कम होगा। जैसे जैसे इसमें से आवेश इसमें निकल करके जाएगा इसका आवेश कम होता जाएगा और इसका आवेश कम होगा तो V1 की वैल्यू कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही होगी, मैं जो बोल रहा हूं समझ में बात आ रही है? ओके। और यही आवेश जैसे जैसे V के पास पहुंचेगा आवेश इसका बढ़ेगा और आवेश बढ़ने के कारण इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसका घटने लगेगा इसका बढ़ने लगेगा और घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का विभव बराबर हो जाएगा और दोनों के बीच का विभवांतर 0 हो जाएगा और तब आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। तो जब दो वस्तुओं को या दो चालकों को एक दूसरे के नजदीक लाकर और एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक आवेश के प्रवाह के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाए तो इसको चालन विधि कहते हैं और इसको चालन विद्युत कहा जाता है। 3 विधियां हम लोगों ने पढ़ी किसी पदार्थ को आवेशित करने की, घर्षण विधि, प्रेरण विधि और चालन विधि। अब बात आती है कि जब पदार्थ आवेशित होगा तो उसका मुख्य गुण एक ही है, सबसे पहले हमने बताया था क्या भाई, तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित दूसरे पदार्थ को करेगा। क्यों आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा? इसलिए आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज को हमने रखा तो यहाँ से आवेश या विद्युत ऊर्जा जो हम कहें ये निकल करके माध्यम में चारों तरफ जाएगी। इस पर चर्चा हो चुकी है क्योंकि माध्यम इस पदार्थ की अपेक्षा क्या होगा, ऋण आवेशित हो। और अगर इसके रास्ते में कोई दूसरा पदार्थ पड़ जाता है आ जाता है तो ये अपनी क्षमता के अनुसार ऊर्जा को अवशोषित करेगा और जब किसी पदार्थ की ऊर्जा घटती है या बढ़ती है किसी भी प्रकार से परिवर्तित होती है तो उसके काम करने की क्षमता बदल जाती है और काम करने की क्षमता बदलने के लिए एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, बल का अनुभव करता है। जिस बल का अनुभव करता है उसको हम विद्युत बल के नाम से जानते हैं। आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा ये स्थिर विद्युत का नियम बताएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ाते जाते हैं ये आवेश जैसे जैसे निकल करके आगे की ओर बढ़ेगा क्योंकि हर एक बिंदु पर कोई ना कोई पार्टिकल उसको मिलेगा, एक कण मिलेगा, इसलिए कण से कण अवशोषित होते होते जाएगा तो इसकी तीव्रता कम होती जाती है दूरी बढ़ने के कारण और एक ऐसा समय आता है कि इसकी तीव्रता लगभग 0 हो जाती है। 0 तो नहीं हो सकती लेकिन इतनी कम हो जाती है कि उसके कारण वो बल का अनुभव करते हुए भी त्वरित नहीं हो पाता पदार्थ, क्योंकि पदार्थ को त्वरित होने के लिए उसको इनर्शिया पार करना पड़ता है, जड़त्व को पार करना पड़ता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो किसी भी आवेशित पदार्थ के आसपास का वो संपूर्ण क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है उसको हम स्थिर विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर चूंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र है तो इसके अंदर कहीं भी कोई आवेश रहेगा तो वो स्थिर विद्युत बल का अनुभव करेगा। अब इसके अंदर किसी भी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, किसी भी बिंदु पर यदि एकांक धन आवेश को रखा जाए तो वो एकांक धन आवेश मतलब
1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। कई वीडियोज हमने देखे, कई जगह नोट्स कई लोगों के देखे, उसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 1 कूलाम चार्ज 1 यूनिट चार्ज कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। ऐसा नहीं, 1 यूनिट चार्ज का मतलब कि चार्ज का जो यूनिट हमने डिसाइड किया है उसका 1 टाइम्स यूज करना है। तो चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और एक बार उसका यूज करेंगे तो 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो प्रति 1 कूलाम आवेश या एकांक धन आवेश पर यह आवेश जितना विद्युत बल आरोपित करेगा उस विद्युत बल के परिमाण को क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे कहते हैं भाई। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर F बल काम कर रहा है, मान लीजिए Q स्मॉल q आवेश है, ये स्मॉल q आवेश अगर F बल का अनुभव करता है तो 1 कूलाम आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? तो Q अपॉन F अपॉन Q, इसी को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता। किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर आरोपित विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पढ़ाया तो जाता है 3rd 4th क्लास में कि चूंकि Q आवेश पर, Q कूलाम आवेश पर बल का परिमाण F न्यूटन है, इसलिए 1 कूलाम आवेश पर आरोपित बल का मान F बटा Q न्यूटन है। और इसी 1 कूलाम बल आवेश पर जो बल लगता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो गया F अपॉन Q। वेरी सिंपल, इसमें ना समझने लायक तो कुछ है नहीं। अब कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, आगे भी जरूरत होगी तो पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि 2 आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच जो विद्युत बल काम करता है वो विद्युत बल होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कैपिटल Q मान लें, अब इसका आवेश कैपिटल Q हो, और Q2 को स्मॉल q मान लें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर इंटू K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहां से अगर F की वैल्यू पुट कर दे इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिल जाता है? तीव्रता का मान E इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ अपॉन Q है तो एक Q नीचे देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। वेरी E बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आपको पता है इस K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा तीव्रता का समीकरण जो है वो बिल्कुल तैयार। अगर हवा या निर्वात में हमने दोनों आवेशों के बीच में हवा या निर्वात रखा है तो एप्सिलॉन R की वैल्यू हवा या निर्वात के लिए 1 हो जाएगी, तो K की वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है अभिषेक, ये सब नोट्स बना होगा आपके पास, कोई दिक्कत तो है नहीं? जहाँ दिक्कत होगी वहां थोड़ा स्लो हो जाएंगे और उसको नोट भी करा देंगे, क्योंकि हम इस बार थोड़े न्यूमेरिकल्स ज्यादा कराएंगे। जब 1 to 1 पढ़ रहे हैं, एक ही 2 लोग हैं, तो आराम से न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हुए चलिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं दिक्कत विशेष नहीं होगी। जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाया था हम लोगों ने पहले, थोड़ा उससे हट करके भी लगाएंगे, जैसे पहले दूसरे दिन हम लोगों ने लगाया था, है ना? पहले दिन 2-4 सवाल लगाए थे कि एक मान लीजिए पानी का बुलबुला है, उसको आवेशित कर दिया जाए, मान लीजिए उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाए, तो ऋण आवेश आ जाएगा तो क्या उसका आकार में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? उसके बाद और भी कई सवाल लगाए थे हम लोगों ने, या धन आवेशित उसको कर दिया जाए तो आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा तो उसका कंडीशंस क्या हो सकता है, घटेगा कि बढ़ेगा, है ना? अभी आज का हमारा मेन टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का ऐसा सिस्टम होता है
जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित। 3 कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो होगा तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। क्या कंडीशन है भाई? तो पहला कंडीशन तो 4 कंडीशन मान के चलिए। पहला कंडीशन कि आवेशों की संख्या 2 होगी, क्योंकि डाइपोल है तो 2 ही पोल बनेंगे। दूसरा कंडीशन दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होगा। तीसरा कंडीशन दोनों आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। और लास्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या बताता है कि दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होगी, दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक रहेगा दिल्ली, दूसरा रहेगा कलकत्ता और दोनों का आवेश परिमाण बराबर रहेगा, प्रकृति विपरीत रहेगी तो दोनों के सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कह देंगे। ऐसा नहीं है, मतलब दूरी इतनी कम हो कि उसके बीच में कोई तीसरा घुस करके दोनों को प्रभावित ना कर पाए। दोनों कहीं पर अगर प्रभाव दिखाते हैं तो उन दोनों आवेशों का संयुक्त रूप वहीं कहीं दूसरे पॉइंट पर अपना प्रभाव दिखाए, उसके बीच में कोई आकर के और किसी दूसरे पॉइंट को प्रभावित ना करे। इतनी कम दूरी दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और इस सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जिस तरह से बहुत पास पास होते हैं, उस तरह से अगर दो आवेश बहुत पास पास हो तब इस पूरे सिस्टम को, सोडियम क्लोराइड को का एक जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जा सकता है। ठीक है, पहला डेरिवेशन हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि खुशी पहले से पढ़ चुकी है, बताया कितना याद है कितना नहीं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कल शायद हमने एक वीडियो बना करके डाला भी था, उसमें भी इसका डिफिनीशन था, हो सकता है आपके यहाँ ना पहुंचा हो। जी बताएं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस डेरिवेशन में। भूल गए हैं? जी वेरी गुड। अभिषेक, इसका मात्रक और बीमा क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा। आप अंधेरे में है, बिल्कुल चेहरा नहीं दिख रहा आपका। चलिए चलिए बताएं, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो, बीमा क्या हो? याद नहीं है? तो ऐसे भूलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। देख ही रहे हैं, लगने के बाद जब क्लास चलती है तो संख्या 1-2 की रहती है, और फ्री में क्लास चलती है तो संख्या बढ़ जाती है, 25-26 हो जाती है ना? तो अब क्लास फीस दे करके ही चलेगी, संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो, ताकि क्लास कंटिन्यू चल सके, उसमें कोई बाधा ना आए। ओके, खुशी ने अभी अभी बताया कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे इसका आवेश ले लें चाहे इसका आवेश ले लें, किसी भी एक आवेश के परिमाण लेने में प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं है। परिमाण लेते हैं तो क्या लिखते हैं, मॉड क्यू। तो मॉड क्यू लेंगे तो माइनस भी जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हालांकि यहाँ ये मॉड हम लोग वेक्टर के स्थिति में लेते हैं, यहाँ चार्ज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी परिमाण की अगर बात करें तो निगेटिव अगर ले लें तो भी ठीक, ना लें तो भी ठीक। यहाँ चार्ज में प्लस और माइनस जो है वो अमाउंट को शो करता है, डायरेक्शन को शो नहीं करता। जहाँ डायरेक्शन को शो करेगा वहां पर माइनस क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। कुछ नई चीजें भी आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है ना? और किसी भी द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिसको हम 2L से सूचित करते हैं,
इसके और इसके गुणनफल को वैद्युत विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। P बराबर होता है 2Q। अब Q आवेश है तो इसका मात्रक तो कूलम ही होना चाहिए। L लंबाई या दूरी है तो इसका मात्रक मीटर होना चाहिए। तो वैद्युत विध्रुव का मात्रक क्या हो गया? कूलम मीटर। अब बीमा की अगर बात करें तो कूलम की बीमा AT होती है या आवेश की बीमा AT होती है, दूरी की बीमा L होती है, तो इसकी बीमा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, LT ये हो जाएगी। ठीक है, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होगी? LT। अब चलें अपने टॉपिक के ऊपर हम लोग। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु रखा हो तो उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव का दो आवेश है, ये A है, ये B। इसके ऊपर चार्ज -Q है, इसके ऊपर चार्ज +Q। दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को आपको पता है द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है। और इस द्विध्रुव अक्ष के मध्य बिंदु या ये कहें कि दोनों आवेशों के ठीक मध्य बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है या न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। इस उदासीन बिंदु से किसी एक आवेश की दूरी L होती है, दूसरे की दूरी भी L होती है। और दोनों आवेशों के बीच की ये दूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, तो पूरी दूरी हो गई 2L। अब इसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब कि ये जो द्विध्रुव अक्ष है इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड अनंत तक बढ़ाते जाए उसको द्विध्रुव अक्ष ही कहा जाता है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके हमने किसी दूरी पर कोई एक पॉइंट यहाँ इसी लाइन पर P कंसीडर कर लिया। इसी पॉइंट P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। अब बिंदु P हमने कंसीडर किया तो ये बिंदु P है कहाँ ये तो पता होना चाहिए हमें। तो ये बिंदु हमने मान लिया इस उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट से सपोज करें x दूरी। अब द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जब हम लोगों ने पढ़ी तो सबसे पहले यही पढ़ा कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है वहां कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि परिभाषा बताता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश पर आरोपित बल के परिमाण को तीव्रता कहा जाता है। ऋण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहते। क्यों नहीं कहते ये चर्चा का अलग विषय है, किसी और दिन करेंगे। आज बस इतना याद रखना है कि किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां कोई आवेश नजर नहीं आता है तो भी हमें पॉजिटिव चार्ज ही मान करके चलना है। और तीव्रता निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कितना मानना है? 1 यूनिट। ओके, अब इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है तो हम लोगों ने एक सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा था कूलम का नियम पढ़ने के बाद कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या और भी बहुत सारे आवेश हैं और इसमें से किसी एक आवेश ये P पर कुल बल का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं कि इसके कारण पहले बल का मान इस पर निकाल लेते हैं कि ये आवेश इसके ऊपर कितना बल लगाता है और इसके लिए बाकी इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने आवेश हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये सारे हैं ही नहीं और इसके कारण बल का मान F1 निकाल। उसके बाद ये इसके ऊपर कितना बल लगाता है ये निकाल लेते हैं, उस समय अन्य सभी को इग्नोर कर देते हैं। ये कितना इसके ऊपर बल लगा रहा है इसका मान निकाल लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं जितना अलग अलग एक एक आवेशित कण के कारण इस बिंदु पर बल लग रहा है उनको ऐड कर देते हैं। और चूंकि ये बल सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर प्रोसेस से सदिश विधि से इसका हम लोग योग करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट होता है वही हमारा नेट फोर्स का वैल्यू होता है। ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने कि दो आवेश हैं और दोनों मिलकर के किसी वस्तु पर कितना आवेश बल लगा रहे हैं ये निकालना है, तो बारी बारी से एक एक का निकाल ले। यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव जो है इसमें भी दो आवेश है।
ए के कारण भी बिंदु पी पर कुछ न कुछ तीव्रता होगी और बी के कारण भी बिंदु पी पर कुछ न कुछ तीव्रता होगी। ऐसा तो नहीं है कि ए तीव्रता उत्पन्न करेगा तो बी कहेगा कि हम वहां नहीं जाएंगे, हमारा और तुम्हारा भाई बनता नहीं है, तो जहां तुम जाओगे वहां हम नहीं जाएंगे। या बी जहां तीव्रता उत्पन्न करेगा वहां ए कहेगा कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार सभी एक उस बिंदु पर तीव्रता उत्पन्न करेंगे। तो पहले हम ए के कारण पी पर तीव्रता निकाल लेंगे, फिर बी के कारण पी पर तीव्रता निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। अब तीव्रता का मेन फार्मूला हमारे पास है, हमें मालूम है क्या, E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 ये आर स्क्वायर, ये हमारा मेन फार्मूला है किसी भी बिंदु पर किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी का यूज करके हम बिंदु ए के कारण या माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसका मान निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे बिंदु ए के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्यू के जगह क्या हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो वैसे ही रहेगा। आर क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ आवेश, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो ए से पी के बीच की दूरी निकालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक l है, तो दोनों जोड़ देंगे तो बिंदु ए से बिंदु पी के बीच की दूरी हो जाएगी x प्लस l। तो ये हो जाएगा x प्लस l, चूंकि r स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अभिषेक बाबू बोलते रहिए, तब तो पता चलेगा कि कहानी सुन रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि सोने का टाइम हो गया, सो गए। कम आता है, कहाँ कम आ रहा है? चित्र में नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ एक आवेश है माइनस क्यू, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी है L, यहां आप खड़े हैं और यहां से यहां के बीच की दूरी है x, यहां बिंदु P है। इस बिंदु P पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है हमारे पास, E बराबर Q। Q क्या है, तो जो आवेश तीव्रता उत्पन्न कर रहा है उस आवेश का परिमाण। तीव्रता कौन उत्पन्न कर रहा है, माइनस क्यू आवेश, उसका परिमाण यहाँ Q के जगह लिखेंगे माइनस क्यू। ये समझ में आ गया? आप माइक ऑन रखिए अपना। ये समझ में आ रहा है? अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही। 4 पाई एप्सिलॉन 0। आर स्क्वायर क्या है, तो जो आवेश तीव्रता उत्पन्न कर रहा है उससे उस बिंदु के बीच की दूरी जहां तीव्रता निकाल रहे हैं, मतलब इस माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी। अब माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच की तो दूरी कुछ हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे भाई? तो ये निकालने के लिए ये पता है कि जहां हम खड़े हैं वहां से बिंदु पी x दूरी पर है आगे की ओर, या ये कहें कि पूर्व दिशा में, और जहां हम खड़े हैं उससे L दूरी पर ये वस्तु माइनस क्यू आवेश वाली है पीछे वेस्ट डायरेक्शन। तो माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी क्या होगी, माइनस क्यू से पहले L चलेंगे तो जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचेंगे, और यहां से x और चलेंगे तो P पर पहुंचेंगे। तो L ये और x ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगी। बात समझ में आया? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, इतना में इतना जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो इतना है L, इतना है x, L प्लस x बराबर डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। ठीक है, वो लिख दिया हमने x प्लस L। अब R स्क्वायर है तो x प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, राइट है जी। इसी प्रकार अब इसका काम हो गया, अब भूल जाइए, अभी हम भूल गए थे कि ये आवेश है, अब भूल जाएंगे कि ये भी आवेश है।
अब क्या है, तो बिंदु P है और आवेश B है, तो B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगा भाई, तो अब Q के कारण, Q के स्थान पर जो माइनस Q हमने रखा था वो Q के जगह क्या लिखेंगे, प्लस Q, क्योंकि B का आवेश तो प्लस Q है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख ही दिया। अब R के जगह पर क्या लिखें, तो बिंदु P, B से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि O से P के बीच की दूरी x है और O से B के बीच की दूरी l है, तो इतना में से इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, मतलब यह दूरी क्या होगी, x माइनस l। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस l होल स्क्वायर। उम्मीद है ये लेटर्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है ना, ओके। ये आपका उस दूसरे वाले ऐप से हमें ठीक ठाक लग रहा है, इसमें ज्यादा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, अलग अलग दोनों का निकालेंगे, इसके कारण ये निगेटिव चार्ज है, थोड़ा डायरेक्शन देख लें, बिंदु P पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माइनस Q इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब अपनी ओर बल लगाएगा टुवर्ड्स द चार्ज, और जिस दिशा में बल लगता है तीव्रता उसी दिशा में होती है, इसलिए तीव्रता हो जाएगी E1 इस दिशा में। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक बल लगाएगा इस दिशा में। अब बल की दिशा में तीव्रता होती है, इसलिए इसके कारण तीव्रता बिंदु P पर E2 जो है वो इस दिशा में हो जाएगी। बिंदु A के कारण या माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता P पर इस दिशा में हो गई, B के कारण तीव्रता इस दिशा में हो गई। अब दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बिंदु P पर कुल तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, समीकरण 3। इतना आसान है। अब समीकरण 1 से E1 का मान, समीकरण 2 से E2 का मान 3 में रख देंगे। समीकरण 1 एवं 2 से E1 तथा E2 का मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू E1 का मान माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x प्लस एल होल स्क्वायर, x प्लस एल होल स्क्वायर प्लस E2 है, E2 का मान समीकरण 2 में दिख रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x माइनस एल होल स्क्वायर, x माइनस एल होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो कॉमन पोर्शन है उसको बाहर निकाल ले ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। हाँ, कुछ बोल रहे हैं अभिषेक, बोलिए। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे हम, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर ले लेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और बचेगा क्या ब्रैकेट में हमारे सामने, तो इसमें बच जाएगा 1 अपॉन x प्लस एल होल स्क्वायर, माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस बन गया, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अब इसको हटा दें क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे भाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम लेने का सबसे तरीका है बढ़िया, क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अगला स्टेप जी, ये माइनस भी कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस कैसे बना है, प्लस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस। ठीक है, और माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस इंटू माइनस।
आप बोलेंगे तो हमारा वीडियो कैसे आएगा? अभी आ रहा है? उसी वीडियो आ रहा है? आ रहा है, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए दिक्कत हो। माइक ऑफ कर लीजिए, तब देखिए। उसी माइक ऑफ कर लीजिए। तो प्लस बराबर प्लस किसको कहते हैं? माइनस इंटू माइनस को। अब माइनस इंटू माइनस में से एक माइनस ये कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस ही बचेगा ना। बात समझ में आ रही है? गणित के गुरुजी भी ऐसे नहीं बताए होंगे कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, इसमें से एक माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो एक माइनस बच गया यहां से, और यहां तो माइनस ही था, और माइनस ये माइनस बराबर प्लस इंटू माइनस के बराबर होता है, तो यहां से हमने जब माइनस निकाल लिया तो माइनस प्लस बच गया, तो ये वाला हो गया प्लस, क्योंकि ये माइनस था, और ये प्लस था तो ये बन गया माइनस। अभिषेक अब आ रहा है? अच्छा अच्छा, चलिए ऐसे सुनिए, सुन करके क्लास लीजिए, इसका वीडियो भेज देंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? ओके। अब दोनों इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं भाई? तो इन दोनों को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस एल होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एल होल स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? माइनस एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। ये बन जाएगा इक्वेशन हमारा, ठीक है खुशी? सही है ना? नींद तो नहीं आ रही है? जगह रहिएगा, रिवीजन हो रहा है आप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ करके सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है? तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है? दिक्कत होगी तो इसको पहले एक्स प्लस एल होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको एक्स माइनस एल होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका बच जाएगा। ऊपर इसको तोड़ दें एक्स माइनस एल होल स्क्वायर के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2एक्स एल, ठीक है? माइनस इसको भी तोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL। समझ में बात आ रही होगी, ठीक है? अब ये ब्रैकेट हटा दें, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, नीचे तो वही रहेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा? तो ये लेफ्ट साइड का तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2XL। ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सारे प्लस हैं तो सारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2XL। अब देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और -2XL और -2XL ऐड हो करके -4XL हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू -4XL अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बना हमारा पहला इक्वेशन, चाहे तो माइनस माइनस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है?
इसको भी याद रखना है। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जिसमें आपको Q की भी जरूरत पड़े, X की भी जरूरत पड़े और L की भी जरूरत पड़े, तो उसके लिए ये इक्वेशन याद रखना है। अब क्या करें भाई, तो हमें पता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, मीन्स 2L बहुत छोटा होता है। 2L बहुत छोटा होता है तो L और भी छोटा होगा, और L और भी छोटा होगा तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा। और ये जो पॉइंट P है इस द्विध्रुव से थोड़ा ज्यादा दूरी पर रखा गया है, मीन्स यदि हम लिख सकते हैं L स्क्वायर इज लेस देन X स्क्वायर, तो उपरोक्त समीकरण से क्या मिलेगा हमें, एल स्क्वायर जब बहुत छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो उसको जीरो मान लेंगे, और उसको जब जीरो मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर केवल बचेगा। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 4XL इंटू 4XL अपॉन केवल एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4। ऊपर एक्स है नीचे 4x है, एक कैंसिल हो जाएगा, 3x बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू Q इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। और क्या करेंगे भाई, तो हमने अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो P इज इक्वल टू 2QL। यहां से एक 2, एक L और एक Q, तीन को लेकर के अगर P लिख दें हम उसको, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। P इज इक्वल टू 2QL, तो E इज इक्वल टू, दिख रहा है पूरा बोर्ड, यहाँ L दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए थोड़ा और इधर लिख, इसको यहां लिख दें, ये आपका बन जाएगा E इज इक्वल टू, यहां से L स्क्वायर लगभग जीरो हो गया, तो ये बन गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एल इंटू एक्स इंटू एल अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4। ये एक्स है, अभी ऊपर एक एक्स है नीचे 4x है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3x बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 इंटू L अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे इसको याद कर लेना है। अब चूंकि 2QL बराबर P होता है, तो यहां से Q को उठाएंगे, यहां से दो में से एक 2 को उठाएंगे, यहां से एक L को उठाएंगे, और ये 2QLP हो जाएगा। तो हमारी तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी E इज इक्वल टू 2, एक बच गया, तो ये हो जाएगा 2P अपॉन नीचे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एक्स क्यूब। ये हमारा रिजल्ट आया फाइनल। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट कंडीशनल है, ये कब अप्लाई होगा, तो जब एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, या एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल हो, उसमें एल की वैल्यू भी दी गई हो और एक्स भी की वैल्यू भी दी गई हो, तो ये ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, वहां पर हम लोग ये नीचे वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो आज की कथा बस इतनी, अगले टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अभी कौन आए हैं, शुभम ओझा बहुत लेट जुड़ रहे हैं,
8 बजने में 10 मिनट बाकी रहे तो जुड़ जाइए, अपना कैमरा जरा ऑन कर लिए, चेहरा देख लें आपका। कैमरा ऑन कीजिए। शुभम ओझा कैमरा ऑन कीजिए। चलिए, लग रहा है कि कनेक्ट हो करके कहीं खाना वाना खा रहे हैं। तो कल से अगर क्लास लेना हो तो कैमरा ऑन रहना चाहिए, और 8 बजने में 10 मिनट बाकी हो तो मोबाइल लेके बैठ जाइए। 8 बजे से बिल्कुल क्लास शुरू हो जाएगी और टू द पॉइंट चलेगी, केवल संडे बंद रहेगा। ठीक है? और दिक्कत नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। नमस्ते जी।